So today we will begin with a new topic called metals and non-metals. Last time we discussed about acid and bases. Acid और बेस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, there were several points जैसे pH हम कैसे measure करते हैं, ये सभी point थे. This I will repeat once again when we will be talking about solutions. एक chapter है solution करके. In that we will discuss about pH और उसका एक दो बार मैं revision करवा दूंगी. But today we will start with this topic metal and non-metal. तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिटेल में जानने से पहले बिफोर वी स्टार्ट टू क्लासिफाई थिंग्स एज मेटल एंड नॉन मेटल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसा क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं. व्हाई आर वी क्लासिफाइंग मटेरियल्स या फिर एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल, इसका नीड क्या है. सो वी विल फर्स्ट टेक अ लुक एट अ लिटिल बैकग्राउंड. ठीक है. सो हमारे इन्वायरमेंट में वी सी हमारे सराउंडिंग में देयर आर लॉट ऑफ सब्सटेंसेस या फिर मटेरियल. ये सभी मटेरियल बहुत सारे अलग अलग चीजों की बनी हुई होती है एंड वी कैन ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स. करेक्ट. जैसे कि हमारे पास कार्बोनिक एसिड हो गया जो हमारा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का पार्ट है. कार्बोनिक एसिड को वी कैन फर्दर डिग्रेड एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वी कैन कंबस्ट इट एंड मेक इट इनटू कार्बन, प्योर कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस. इन सबके इलेबोरेट प्रोसेसेस होता है, ये बस एग्जांपल ले रही हूँ मैं. सो व्हेन यू रीच टू द पॉइंट कि आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन का गैस है, नाउ अगर हम ऑक्सीजन के गैस को फर्दर और डिग्रेड करने का कोशिश करेंगे, यू विल रियलाइज, यू विल कंक्लूड कि इससे ज्यादा स्मॉलर कंपोनेंट में इसको हम नहीं डिवाइड कर सकते. सो इस पॉइंट को ऑक्सीजन का गैस को हम बोलते हैं ये एलिमेंट के स्टेज में आ गया है. You cannot perform any of the chemical reaction involving heating, cooling, electrolysis. ये सभी चीजों को हम यूज करके we cannot degrade it further. तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एलिमेंट. एलिमेंट का एग्जाम्पल हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था. एलिमेंट हम किसे बोलते हैं, क्या क्या चीजें इसके एग्जाम्पल में आ जाती है. जैसे सल्फर एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सभी एक एलिमेंट है. एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा वो होगा एटम. दिस वी ऑल्सो डिस्कस्ड. एटम जो है, बहुत सारे एटम, एक ही टाइप के एटम विल फॉर्म एन एलिमेंट. एलिमेंट जो होगा उसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होगा. एक सैंपल अगर हम लेंगे और मैं कहूंगी कि ये एक एलिमेंट का सैंपल है, देन यू कैन से कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. अभी एटम के बारे में हम बात करें तो सपोज वी आर टेकिंग सल्फर. सल्फर अगर हम लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं एंड वी आर टेकिंग गैसियस सल्फर, ये जो दोनों भी फॉर्म का सल्फर हम लेंगे, इन दोनों का सैंपल और इसके एटम्स को हम देखेंगे, यू विल सी कि ये जो एटम से बने हुए हैं दे आर वन टाइप ऑफ एटम. ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड सल्फर में या फिर गैसियस सल्फर में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम यूज होंगे. सो एटम जो है वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो भी होगा, गैसियस हो या फिर लिक्विड हो या फिर सॉलिड स्टेट हो, अगर सल्फर का एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, एटम यूज कर रहे हैं, तो ऑल द थ्री सैंपल विल कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम जो कि सल्फर का बना हुआ होगा. ओके. सो एज आई सेड, हमारे सराउंडिंग में वी हैव वैरायटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. लेकिन ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जितने सब्सटेंसेस जिनसे सब कुछ बना हुआ है, ये जिससे बना हुआ होता है, ये नंबर में लिमिटेड होते हैं. जैसे कि सब्सटेंसेस बनते हैं एलिमेंट से, एक ही एलिमेंट के भी बन सकते हैं या फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एलिमेंट कैन कम टुगेदर टू फॉर्म अ सब्सटेंस. तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज लिमिटेड. आज के डेट में वी हैव 118 टोटल एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट. उस 118 में से अराउंड 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, बाकी सारे मैन मेड है. तो ये जो हमारे 118 एलिमेंट है, इनका एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जो हम कर सकते हैं. दैट इज बेस्ड अपॉन मेटल एंड नॉन मेटल. हम हमारे 118 एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं. एक कैटेगरी मेटल का रहेगा और दूसरा कैटेगरी नॉन मेटल का रहेगा. However, if you'll see 118 एलिमेंट में से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी मेटल. लेस देन 20 एलिमेंट होंगे जो नॉन मेटल के कैटेगरी में आ जाएंगे. इसके अलावा, मेटल और नॉन मेटल के अलावा, एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स.
मेटलॉइड्स का दूसरा नाम होता है सेमी मेटल। इनके प्रॉपर्टीज ये इन्हें हम यूजुअली क्लासिफाई कर देंगे मेटल में, पर क्या होगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो दोनों के भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे और मेटल्स के भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, विच इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम सेमी मेटल। सेमी मेटल possesses characters of both metal and non-metal। तो अभी हम समझ रहे हैं कि why we are classifying elements as metal and non-metal, ताकि हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो एलिमेंट के प्रॉपर्टी की। अगर दो ग्रुप में वो डिवाइडेड होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज हम कलेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर अगर आपको याद होगा तो वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी। ये हमें याद रखना है, इस चैप्टर में आगे ये सब काम आएगा। ये सभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर मैंने आप लोगों को बोला था यू शुड रिमेम्बर एलिमेंट्स अप टिल 20, 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम याद रखने चाहिए, उनका नंबर, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन सबसे पहला वाला एलिमेंट होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यू कैन काउंट ईदर वन ऑफ देम। हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं बिकॉज प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स। शेल मतलब ये जो ऑर्बिट है उसे ही हम शेल कहते हैं। ये जो फर्स्ट शेल होगा वो के शेल होगा, उसके बाद वाला एल हो जाएगा एंड फर्दर। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। के शेल की कैपेसिटी एज आई टोल्ड यू 2 होती है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। के शेल के बाद के सभी जो शेल्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, उनकी कैपेसिटी 8 होगी। तो एक एग्जांपल ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। 8 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा विच वी हैव टू अरेंज। तो पहले रिंग में, पहले ऑर्बिट में देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं, और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स उनको दूसरे ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 होती है, तो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे। यस शुभम वर्मा, इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज राइट इट इन चैट बॉक्स। अगर कोई डाउट है या फिर कुछ ऐड करना है प्लीज टाइप इट इन चैट बॉक्स। ओके, सो ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर रहे थे। ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था एक और बात, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही। यस इट्स फाइन शुभम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही मैंने बताया था कि जो भी हमारे एटम होंगे उनका एक एम होगा। क्या एम होगा? उनको ये जो अपना रिंग है उसको कंप्लीटली फिल करना होगा। ये सभी चाहते हैं। ये ऐसा क्यों चाहते हैं? ताकि ये स्टेबल बन सके। एक बार इनकी रिंग फुल हो जाएगी सो दे विल बिकम स्टेबल। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा? ऑक्सीजन चाहेगा कि उसकी जो सेकंड वाली रिंग है वो उसको भर दे। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग 6 इलेक्ट्रॉन, वो प्रिफर करेगा कि उसे कहीं से और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। करेक्ट? अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आएगा तो उसका ये सेकंड वाला जो शेल है इट विल बी कंप्लीटली फिल्ड, और इस केस में ऑक्सीजन अटेन कर लेगा स्टेबिलिटी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं जो ऑक्सीजन लेना चाहता है कहीं और से, इसको हम ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी का दूसरा वर्ड होता है वैलेंसी। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। इसका मतलब वो 2 नेगेटिव चार्ज लेगा कहीं और से, इसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी, मीनिंग वो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है अपने ओरिजिनल नंबर से। तो ये सबको समझ में आया? वैलेंसी का मतलब, और इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे। एवरीवन ओके, एक और एग्जांपल देख लो सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकंड में 8 आ जाएंगे, और एक जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होगा वो थर्ड शेल में रहेगा। सोडियम विल ऑलवेज डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन टू समबडी एल्स। ठीक है, तो सोडियम का हम वैलेंसी +1 कहेंगे। इसी तरह से सभी एलिमेंट का यू कैन कैलकुलेट वैलेंसी। ठीक है, ये तो वैलेंसी और एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की बात हो गई। नाउ वी विल मूव ऑन
टू अवर टॉपिक, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल था। तो पहले तो हम मेटल के बारे में बात करते हैं, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है, हमने ये फिजिकल और केमिकल चेंज में पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर उसका अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्लासिफाई कर दी जाएगी। सो टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल अपने प्योर स्टेट में हमेशा एक शाइन दिखाता है। इस शाइन को हम कहते हैं मेटालिक लस्टर। लस्टर वर्ड यूज किया जाता है शाइन के लिए। मेटल्स अगर हम जनरली बात करें तो मेटल्स हार्ड होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स विल बी हार्ड। हार्डनेस जो होती है, डिग्री ऑफ हार्डनेस, इट विल वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। ओके, ये जो दो प्रॉपर्टी है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। मेटल्स जो होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होता है, यू कैन बीट देम इनटू थिन शीट्स। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। जो जितना मेलिएबल मेटल होगा, सॉरी, जो जितना इजीली शीट में हम ड्रॉ कर सकेंगे, वो उतना ज्यादा मेलिएबल होगा। नेक्स्ट थिंग इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक मेटल की एबिलिटी होती है टू ड्रॉ देम इनटू थिन वायर्स। वायर में कन्वर्ट करना मेटल को डक्टिलिटी कहते हैं। मोस्ट डक्टाइल मेटल हम गोल्ड को कहते हैं। गोल्ड जो है उसका 1 ग्राम अगर हम लेंगे, वी कैन ड्रॉ that 1 gram of gold into about 2 kilometer long wire. तो ये गोल्ड का डक्टिलिटी दिखाता है। गोल्ड possesses high ductility. It is a highly ductile metal. तो ये सभी प्रॉपर्टीज है, ये हमने सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल जो चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेटल्स जो होते हैं यूजुअली दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट विल बी हाई। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, सॉरी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होगा सिल्वर एंड कॉपर। कॉपर विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर, इनके कंपैरिजन में लेड और मर्क्यूरी जो होंगे, दे विल बी कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर। एक और चीज हमने देखी है, जो हमारे हाउसिंग वगैरह में हम वायर यूज करते हैं, दे आर यूजुअली कॉपर वायर। ये कॉपर वायर जो होता है, ये कोटेड होता है। कलरफुल वायर जो होते हैं, रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर में आते हैं, ये जो कोटिंग होती है वो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग। इसको पीवीसी हम कहते हैं। पीवीसी की कोटिंग हम इसीलिए देते हैं वायर को, ताकि वो जो पीवीसी होता है ये हीट रेजिस्टेंट होता है, वायर इजीली मेल्ट नहीं होगा। और पीवीसी इज ऑल्सो अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अगर हमने वायर को टच कर लिया जो कि पीवीसी से कोटेड है, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इसीलिए ये पीवीसी की कोटिंग दी जाती है। एक थिक प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है पीवीसी। ओके, मूविंग ऑन। मेटल जो होते हैं उनमें एक और कैपेसिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है। अगर हमने मेटल को किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक किया, तो मेटल में एक साउंड प्रोड्यूस होगा। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं सोनोरस। जो भी मेटल दिखाता है, ऐसा साउंड प्रोड्यूस करता है, उन मेटल को हम कहेंगे सोनोरस मेटल्स। यूजुअली मेटल सोनोरस होते हैं। तो ये सारे मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। ओके, सो टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल, नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब आ जाएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजन की पूरी फैमिली नॉन मेटल है। नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स समझ में आ गए। गैसेस होंगे नॉन मेटल यूजुअली, whereas metals जो थे, metals will almost always be solid, though there are certain exception, पर metal mostly solid होंगे। however non metal gaseous भी हो सकता है, solid भी हो सकते हैं, with the exception of bromine। bromine जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ऐसा एक एक्सेप्शन हम मेटल में भी देखते हैं। कोई नाम बता सकता है ऐसे मेटल का जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में हो? मेटल, आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल। यस निर्मल, Hg। Hg जो है वो मर्क्यूरी होता है। यस शुभम, करेक्ट। मर्क्यूरी जो होगा वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, वी कैन नॉट सिंपली क्लासिफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे एक्सेप्शन हमें मिल जाते हैं।
और इन एक्सेप्शंस के वजह से वी कैन नॉट से कि ये बहुत अच्छा मेथड है क्लासिफाई करने का। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सभी मेटल जो होंगी वो सॉलिड होंगी एट रूम टेम्परेचर। मेटल का यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाउएवर गैलियम और सीजियम, ये जो दो मेटल है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है। इतना लो है कि अगर हम गैलियम और सीजियम इसको अपने हाथ में पकड़ेंगे तो इट विल मेल्ट इन अवर हैंड, हमारे हैंड के वार्मथ से ये मेल्ट हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है, तो ये दोनों एक्सेप्शन हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी के लिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए। फिजिकल स्टेट में मर्क्यूरी एक्सेप्शन हो जाएगा। वैसे ही एक और एक्सेप्शन है नॉन मेटल का, आयोडीन। आयोडीन जो है ये हैलोजन फैमिली का मेंबर है एंड इट इज अ नॉन मेटल। तो ये आयोडीन अपने प्योर स्टेट में अगर हम देखेंगे तो इट विल बी लस्टरस। आयोडीन के जो क्रिस्टल होंगे वो काफी शाइन पोजेस करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, क्योंकि लस्टर जो प्रॉपर्टी थी वो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी थी। इतने सारे एक्सेप्शन होने के वजह से we also use chemical properties to classify metal and classify elements as metal and non-metal. ओके, एक्सेप्शन थोड़े और हैं यहाँ पे दिए हुए। कार्बन, कार्बन जो है एक नॉन मेटल है। ये जो नॉन मेटल है कार्बन, हमारा कार्बन जो है वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म एज इन, इसको हम बोलते हैं एलोट्रोप। कार्बन जो है वो एलोट्रोप की प्रॉपर्टी दिखाता है। पहले एलोट्रोप का मतलब देख लो। एलोट्रोप जो है ये टर्म, इट रेफर्स टू वन और मोर देन वन फिजिकल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट। कोई एक ही एलिमेंट है जिसका एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म हो, इसको हम बोलते हैं एलोट्रोप। तो कार्बन के कॉमन एलोट्रोप्स जो है वो है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन और कार्बन नैनो ट्यूब। ये जो है थर्ड एंड फोर्थ वाला, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड, ये वाला चैप्टर में। कार्बन नैनो ट्यूब जो है इसका एप्लीकेशन यू कैन फाइंड इन नैनोटेक। नैनो टेक्नोलॉजी जो ब्रांच होती है उसमें कार्बन नैनो ट्यूब वाइडली अप्लाई किया जाता है, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। वेरएज डायमंड और ग्रेफाइट काफी कॉमन एग्जांपल है। सो एज यू कैन सी, नॉन मेटल हमने कहा था कि वो लस्टर पोजेस नहीं करते हैं। हाउएवर डायमंड इज लस्टरस। डायमंड एक शाइनी ऑब्जेक्ट है और डायमंड जो है उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी हाई। वेरएज ग्रेफाइट के बारे में हम बात करें तो ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो हम ये सब प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जो हमने मेटल के बताए थे और हमें नॉन मेटल में भी मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और एग्जाम्पल है एल्कालाई मेटल का। एल्कालाई मेटल क्या होते हैं? एल्कालाई मेटल ऐसे मेटल होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमने सोडियम के केस में देखा था, सोडियम के पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था। लिथियम का हम एग्जाम्पल ले ले, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और सेकेंड वाले ऑर्बिट में देयर विल बी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वी क्लासिफाई देम एज एल्कालाई मेटल। एल्कालाई मेटल क्यों इन्हें कहा जाता है? क्योंकि ये वाटर के साथ बहुत ही वगरसली रिएक्ट करेंगे और एल्कालाई फॉर्म करेंगे, एल्कालाइन सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, बेस फॉर्म करेंगे। तो एल्कालाई मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। वो इतने सॉफ्ट होते हैं दैट यू कैन कट इट विथ नाइफ। So this is also an exception to the physical properties of metal. So we can conclude कि element जो है वो इतना clearly classify नहीं हो पा रहा है using only physical properties. However, when we combine physical and chemical properties, तो हम उन्हें easily classify कर सकते हैं। जो exception होंगे वो काफी अच्छे से हम justify कर सकते हैं कि ऐसा exception क्यों आ रहा है। So we are going to study about chemical properties also. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम मेटल्स और नॉन मेटल, हमारा जो भी सैंपल होगा उसको हम देखेंगे वो कॉमन चीजों से कैसे रिएक्ट कर रहा है। कॉमन चीज क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, एसिड और बेस हो जाएगा। हम देखेंगे हमारा जो भी सैंपल है मेटल का या फिर नॉन मेटल का, वो वाटर, ऑक्सीजन, एसिड, बेस या फिर दूसरे फेलो मेटल या नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी।
तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? इज देयर एनी पार्ट यू वांट मी टू रिपीट? एवरीवन? ओके, सो मूविंग ऑन, हम अभी स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले तो हम मेटल का रिएक्शन देखेंगे एयर के साथ। एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। यहाँ पे वर्ड बर्न्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि बहुत सारे मेटल जो है वो डायरेक्टली एयर से रिएक्ट नहीं करेंगे। यू विल हैव टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ स्टिम्युलस, थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना होगा ताकि रिएक्शन हो सके। तो यूजुअली जो हमारा मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमें देता है मेटल ऑक्साइड। सिंपली जो मेटल है उसका नाम रिप्लेस करना है, ऑक्साइड वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग सोडियम एंड रिएक्टिंग इट विथ ऑक्सीजन तो हमें मिलेगा सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम अगर करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। सो दिस इज द रिएक्शन, मोस्ट सिंपलेस्ट रिएक्शन, जिसमें मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेंगे कॉपर का। अभी कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डायरेक्टली बिना किसी स्टिमुलस का एयर से रिएक्ट नहीं करेगा। हमें अगर रिएक्शन चाहिए, अगर हमें ऑब्जर्व करना है, सो वी नीड टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर हमें देना होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। तो क्या होगा, कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे तो गिव अस कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का लेयर फॉर्म करेगा मेटल के सरफेस के ऊपर। ये जो ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है ना, ये कॉपर का वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कॉपर +2 वैलेंस फॉर्म में है यहाँ पे। अभी क्या होगा, मैंने बताया था वैलेंसी के बारे में। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने देखी थी -2 है। इसका मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एक कॉपर और एक ऑक्सीजन दे कैन कंबाइन, इसीलिए यहाँ पे CuO कंबाइन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। ये जो यहाँ पे बड़ा वाला 2 दिख रहा है, ये बैलेंस किया गया है रिएक्शन को, ताकि दोनों भी साइड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हम दूसरे चैप्टर में देखने वाले हैं, अभी के लिए इग्नोर इट, बस रिएक्शन देखो कैसे हो रहा है। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन देखें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 13। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एवरीवन? थ्री। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी +3। वो चाहेगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन वो किसी और को दे दे। अब ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सो वी कैनॉट से कि हम 1.5 ऑक्सीजन लेंगे, वैसा नहीं होगा। तो क्या होगा, 2 एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल आएंगे जो कि ईच 3 अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे ऑक्सीजन को। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ये लोग 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी है, दो एल्यूमिनियम के एटम्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगेंगे, सब 2-2 लेंगे। इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला, वो बना है Al2, मतलब एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल या फिर एटम और ऑक्सीजन के 3, इसीलिए Al2O3 बना है केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे सबको समझ में आया कि केमिकल फॉर्मूला Al2O3 क्यों है और यहाँ पे CuO क्यों है? यूजुअली लोगों को ये पार्ट नहीं समझ में आता है स्कूल के टाइम, दे जस्ट लर्न इट। एवरीवन, कोई प्रॉब्लम है इसमें? शुड आई रिपीट दिस पार्ट? ओके ओके प्रभा, आपको याद होगा मैंने बताया था ऑक्सीजन जो है इट कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसके लास्ट ऑर्बिट जो है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसको 8 बनाना है टोटल, ताकि वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए। हाउएवर एल्यूमिनियम का केस अगर हम लेते हैं तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करेगा, वो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, वो किसी को देना चाहेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स।
तो क्या होगा, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, हम यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम लेंगे, तो 2 एल्यूमिनियम दोनों मिला करके 6 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने हैं, एक ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए वी विल रिक्वायर 3 ऑक्सीजन का एटम्स। ये 3 ऑक्सीजन के एटम मिल करके 2 एल्यूमिनियम जो 6 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम एंड 3 ऑक्सीजन, ये मिलकर के एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनका सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये है। कॉपर के केस में क्या होता है, एक कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन रेडी रहता है निकालने के लिए और एक ही ऑक्सीजन लगता है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे हम कोई भी नंबर नहीं देख रहे हैं, एक ही कॉपर लग रहा है और एक ही ऑक्सीजन लग रहा है। ये जो होता है ये केमिकल फॉर्मूला होता है। I hope it is clear now. ओके, ये तो हमने मेटल ऑक्साइड देखे। अभी मेटल ऑक्साइड जो है अगर हम उनका नेचर देखेंगे तो वो यूजुअली बेसिक होते हैं। बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड जो होंगे उनका नेचर होगा बेसिक, वो एक बेस के जैसे एक्ट करेंगे। पर क्या होता है, कभी कभी कोई कोई मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। एक और एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एसिड के जैसे भी बिहेव करेंगे और बेस के जैसे भी बिहेव करेंगे, ये दोनों की तरह बिहेव करेंगे। इनका दोनों नेचर है, एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ये बेस एज अ बेस भी एक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एज अ एसिड भी एक्ट कर सकते हैं और एज अ बेस भी एक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का काफी कॉमन एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक और याद कर लो तो जिंक ऑक्साइड होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हमने देखा Al2O3, यही था एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करेगा बेस बन के और बेस से भी रिएक्ट करेगा एसिड बन के, तो ये डुअल नेचर दिखा रहा है, एज एसिड भी एक्ट कर रहा है, एज बेस भी एक्ट कर रहा है। तो इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं पहले, वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम और क्लोरीन जो है ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। हर समय क्या होगा, एक मेटल और नॉन मेटल, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है वो दोनों कंबाइन होंगे। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है ऑक्सीजन से। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वी विल स्टडी लेटर। हाउएवर एल्यूमिनियम जो है ये क्लोरीन के साथ कंबाइन होना चाहेगा, तो हमने देखा था एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है जो वो देना चाहता है, और एक क्लोरीन एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसकी ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, 3 क्लोरीन एक एल्यूमिनियम के साथ आएंगे और एक बॉन्ड 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये एक सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जब कटायन और अनायन, मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन और पॉजिटिवली चार्ज आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो हमें रिजल्ट में सॉल्ट मिलता है। ये एक एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो कि सॉल्ट है। और बचेगा क्या यहाँ पे, हाइड्रोजन बच जाएगा और ऑक्सीजन बच जाएगा, करेक्ट। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर फॉर्म करेंगे। तो ये था रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेस के साथ। NaOH जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जैसे मैंने बताया था ये दोनों कंबाइन होंगे और सॉल्ट फॉर्म करेंगे। ये जो सॉल्ट है इसे हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये वाला रिएक्शन हमने एसिड एंड बेस में भी देखा था। सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा और बचेगा सोडियम एल्यूमिनेट। ये जो है ये एक सॉल्ट है और इसका केमिकल फॉर्मूला ये है NaAl और O2। ये था एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि बेस और एसिड दोनों का बिहेवियर दिखाएंगे। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों एग्जाम्पल्स है। ये था मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन।
अब हम देखेंगे मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन विथ वाटर। मेटल ऑक्साइड हमने देखा, मेटल अलोंग विथ ऑक्सीजन जब वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड देखा था हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड, ये सभी मेटल ऑक्साइड होंगे। अभी मेटल ऑक्साइड वाटर से कैसे रिएक्ट करेंगे हमें वो देखना है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होंगे, बहुत सारे मेटल्स के ऑक्साइड, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। हाउएवर कोई कोई मेटल्स होते हैं जिनके ऑक्साइड जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम एल्कलाई बोलेंगे। ऐसे मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो वो एल्कलाई देंगे। एल्कलाई का एक अलग ग्रुप होता है जो कि हमने देखा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एग्जाम्पल्स है इसमें। इन्हें हम एल्कलाई मेटल बोलते हैं। बस यही रीजन है, क्योंकि इनके मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए हम उन्हें एल्कलाई मेटल कहते हैं। सोडियम ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और हमें ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा, ये है के जो है पोटेशियम के लिए होता है, K2O और Na2O। अभी यहाँ पे Na2 और K2 क्यों आ रहा है ये तो सबको समझ में आ गया होगा। Na2 इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, पर एक सोडियम आयन जो होगा, मतलब एक सोडियम मेटल जो होगा एटम, वो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। हमने देखा था सोडियम का जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो वो रिमूव कर सकता है। तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और दूसरा सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन को, इसीलिए हमें Na2O मिल रहा है। करेक्ट? तो ये Na2 हमारा मेटल ऑक्साइड, Na2O ये मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। ऊपर वाला जो है वो पोटेशियम ऑक्साइड है। सोडियम की ही तरह पोटेशियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसका भी केमिकल फॉर्मूला K2O है। अभी इनका रिएक्शन हम देखेंगे वाटर के साथ। वाटर के साथ ये कैसे रिएक्ट होंगे। तो मेटल ऑक्साइड अलोंग विथ वाटर, ये दोनों एल्कलाई मेटल ऑक्साइड है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और हमें देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे एक H ऐड हो रहा है, एक K रिमूव हो जाएगा और उसके जगह पे एक H आ जाएगा ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए। सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। ये जो दो है ये काफी स्ट्रॉन्ग बेसिस है, KOH और NaOH, ये एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेसिस के। अभी हम दूसरे और भी 2 मेटल ऑक्साइड है, एक कैल्शियम ऑक्साइड, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके रिएक्शन देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे OH जो है वो ट्वाइस है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि OH जो है इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा -1, मतलब इस पूरे यूनिट को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। पर अगर हम कैल्शियम को देखेंगे तो कैल्शियम हमारा जो है एटॉमिक नंबर 20 है, उसके लास्ट ऑर्बिट में देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन लगेंगे टू सेटिस्फाई कैल्शियम। इसीलिए केमिकल फॉर्मूला जो है वो Ca कैल्शियम का और हाइड्रोक्साइड ट्वाइस हो जाएगा। सेम इज द केस विथ मैग्नीशियम। हाँ, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड के लिए वाटर हॉट होना चाहिए। कैल्शियम जो है, इफ यू आर एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड इनटू वाटर और थोड़ा सा शेक करेंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। हाउएवर इन केस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इफ यू वांट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यू नीड टू ऐड हॉट वाटर ताकि रिएक्शन पॉसिबल हो सके। अभी हमने 2 रिएक्शन देखे, मेटल का रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन विथ वाटर एंड मेटल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये दोनों में हमने वैरायटी ऑफ मेटल देखे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इन सभी का जो रिएक्शन था, रिएक्शन का रेट था, वो सेम नहीं होगा। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। उनका रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिफरेंट होगा। कोई कोई मेटल्स जो होंगे वो काफी जल्दी रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। हाउएवर कोई कोई मेटल्स होंगे जो रिएक्ट नहीं करेंगे और कोई ऐसे मेटल होंगे जिन्हें स्टिम्युलस चाहिए, जिन्हें एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिएक्टिविटीज है जो हम मेटल की देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम से।
सोडियम और पोटेशियम जो है वो काफी वायलेंटली रिएक्ट करेंगे एयर और वाटर के साथ। इनका रिएक्शन इतना वायलेंट होगा कि इफ यू एक्सपोज सोडियम एंड पोटेशियम इनटू एयर, अगर हम उनको डायरेक्टली एक्सपोज करेंगे, ओपन में रखेंगे, तो सोडियम के जो सरफेस के एटम है दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे विल कैच फायर। इसीलिए हम सोडियम को और पोटेशियम को इमर्स करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में, ताकि उसका सरफेस इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर। ये वाला पॉइंट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि सोडियम को हम केरोसिन में क्यों डाल के रखते हैं, क्योंकि वो काफी वायलेंटली रिएक्ट करेगा एयर के भी साथ, एयर और वाटर दोनों के साथ। टॉकिंग अबाउट अदर मेटल्स जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नॉट मैंगनीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सभी जो है ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, इनका रिएक्शन वायलेंट नहीं होगा, इनका रिएक्शन विगरस नहीं होगा, दे विल नॉट कैच फायर। ये लोग सिंपली एक थिन ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर देंगे, और एक बार सरफेस जो होगा मेटल का वो कवर हो गया, एक लेयर चढ़ गया उसमें ऑक्साइड का, तो वो रिएक्शन जो है वो रुक जाएगा। ये सरफेस रिएक्शन था, एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाएगा मेटल सरफेस के ऊपर और ऑक्सीडेशन वहीं स्टॉप हो जाएगा। सो यू आर सीइंग द डिफरेंस बिटवीन ये सोडियम एंड पोटेशियम और बाकी के एलिमेंट कि उनमें ऑक्सीजन से ही रिएक्ट हो रहे हैं दोनों, लेकिन कितना डिफरेंस है दोनों में। आयरन के बारे में बात करें तो आयरन जो है, इफ यू आर टेकिंग अ लार्ज पीस ऑफ आयरन एंड हीटिंग इट, सो आयरन बर्न नहीं होगा। आयरन इनफैक्ट बहुत हाई टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। हाउएवर इफ यू विल यूज आयरन का पाउडर या फिर आयरन फिलिंग्स को अगर हम स्प्रिंकल करेंगे फायर के ऊपर, फ्लेम के ऊपर, तो आयरन जो है वो बर्न होगा। कॉपर के केस में कॉपर भी बर्न नहीं होता है, पर हॉट मेटल जो होगा कॉपर का, उसमें एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा। सिल्वर और गोल्ड जो मेटल्स है वो जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से इवन एट हाई टेम्परेचर, ये थोड़े इनर्ट टाइप ऑफ मेटल होते हैं। यही रीजन है इसे हम यूज करते हैं ज्वेलरी में। जो हम ज्वेलरी पहनते हैं वो इन मेटल का बना हुआ होता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम का, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर। जो हमारा इन्वायरमेंट का वाटर होगा, ऑक्सीजन होगा, वो इससे रिएक्ट नहीं करेगा और कोरोड नहीं होगा, और कोरोजन की वजह से जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो भी नहीं होंगे। दैट इज द रीजन वी यूज सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम इन अवर ज्वेलरी। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया कि कैसे रिएक्टिविटी डिफर कर रही है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। हमने सिर्फ ऑक्सीजन और वाटर के ही साथ रिएक्शंस देखे, उसमें अलग अलग एलिमेंट अलग अलग तरह से रिएक्ट हो रही है। ओके, एक और एग्जांपल है कोरोजन का। अगर हम कॉपर वेसल जो है उसको हम एक्सपोज करेंगे मॉइस्चर में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो वो मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, सिर्फ एयर से नहीं, एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर होगा उससे भी रिएक्ट करेगा। और हम देखते हैं जो कॉपर वेसल है वो थोड़ा सा डल हो जाता है और ग्रीनिश कोटिंग आ जाती है, जिसको हम क्लीन करते हैं पीताम्बरी वगैरह यूज करके। तो ये जो डल ग्रीन कोटिंग है ये मेटल के ऑक्साइड के वजह से हुआ है, कोरोजन के वजह से हुआ है। क्या होता है, कॉपर मेटल जो है उसको जब हम एक्सपोज करके रखते हैं इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसमें, तो एक रिएक्शन होता है जिसके वजह से फॉर्म होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये रहा कॉपर हाइड्रोक्साइड, OH जो है वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है, इसीलिए इसका नाम है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से कॉपर कार्बोनेट भी फॉर्म होगा। कार्बोनेट CO3 होता है। कार्बोनेट के पूरे यूनिट के ऊपर जो है चार्ज होता है -2, इसीलिए यहाँ पे एक ही कार्बोनेट यूज किया गया है और एक ही कॉपर यूज किया गया है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का जो मिक्सचर होता है वो कॉपर को डल ग्रीन कलर का अपीयरेंस देता है। ये है रिएक्शन। ये कॉपर मेटल है हमारा, जो वेसल हमारा बना होगा कॉपर का, एंड दिस इज द मॉइस्चर। मॉइस्चर में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा वाटर, दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होगा ऑक्सीजन। ये तीनों के कंबाइंड रिएक्शन के वजह से फॉर्म होगा हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, और ये दोनों मिल करके डल ग्रीन कलर का अपीयरेंस देंगे कॉपर वेसल को। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया।
कॉपर का जो डल ग्रीन अपीयरेंस है वो क्यों आ रहा है और किसके वजह से आ रहा है, कौन से 3 कंपोनेंट रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव व्हाट हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट मिल रहा है हमें प्रोडक्ट। इसका एक एग्जाम्पल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी अनवेल किया गया था इन 1886, तब वो शाइनी कॉपर पेनी के कलर का था। कॉपर का जो पेनी होता है वो शाइनी ब्राउन येलोइश कलर का होगा, वो इसी कलर का था। हाउएवर ये पूरा जो स्टैचू था वो कॉपर का बना हुआ था और इवेंचुअली जैसे जैसे टाइम पास हुआ ये एक्सपोज्ड था, मॉइस्चर मॉइस्चर तो मिलेगा ही, इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड है। 24/7 मॉइस्चर के एक्सपोजर के वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ और ये कलर जो हो गया ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर का कोरोजन हो रहा था, ये 1920 में कंप्लीट कोरोजन हो चुका था और उस समय से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कलर ऐसा है, थोड़ा ग्रीनिश कलर है, डल ग्रीनिश कलर। तो ये एग्जाम्पल था कॉपर के कोरोजन का ऑन द अपॉन एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एनोडाइजिंग है। सभी को कॉपर का समझ में आया, कॉपर कैसे करोड होता है इन्वायरमेंट में एक्सपोज करने के ऊपर। अभी हम एनोडाइजिंग में बात करेंगे तो एनोडाइजिंग होता है स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम के लिए। ये बात याद रखना, एनोडाइजिंग जब हम करेंगे तो हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। अभी एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम का भी हम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल जो इसका हम वेसल्स यूज करते हैं घर में, एल्यूमिनियम के फ्रेम्स होते हैं विंडो वगैरह में। तो एल्यूमिनियम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जो हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही प्रेजेंट है और वो एक थिन लेयर फॉर्म करेगा। ब्लैक कलर का लेयर होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जो जिसका हमने रिएक्शन देखा था मेटल ऑक्साइड का, Al2O3। यही जो लेयर है Al2O3 का, वो ब्लैक कलर का थिन कोट होगा जो कि एल्यूमिनियम को कवर कर देगा, पूरे सरफेस को एल्यूमिनियम के। अब क्या होता है, एक बार ये कोट फॉर्म हो जाता है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ब्लैक कलर का, तो जो फर्दर ऑक्सीडेशन होता है या फिर फर्दर कोरोजन होता है वो रुक जाता है, क्योंकि ये सरफेस रिएक्शन है। सरफेस तो कवर हो गया ना एक कोटिंग से, तो फिर आगे और रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हमने सोचा हम कमर्शियल स्केल में यूज कर लेते हैं एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम का वेसल है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए किसी भी एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट के ऊपर बार बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ाई जाती है, सिर्फ एक बार नहीं, कंटिन्यूअसली हम कोटिंग लगाते जाएंगे और उसको हम थिक कर देंगे। थिक ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम के वेसल के ऊपर चढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। अब इसका नाम एनोडाइजिंग क्यों रखा गया है, क्योंकि ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसेस जो होगा उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, एक हम सॉल्यूशन लेंगे एसिड का और उसमें एल्यूमिनियम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम डिप कर देंगे और फिर क्या हम करेंगे, हम करंट पास करेंगे सॉल्यूशन से। करंट पास करने पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है, एक होता है कैथोड। एनोड जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो एसिड का ऑक्सीजन होगा, H2SO4 हम यूज करते हैं एसिड, तो H2SO4 का जो ऑक्सीजन है वो चला जाएगा एनोड के पास। यहाँ पे एनोड जो है वो एल्यूमिनियम का जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, हम उसको ही एनोड बना देते हैं। तो क्या होगा, जितना भी ऑक्सीजन होगा एसिड से वो एक्सट्रैक्ट होकर के हमारे एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। इसका मैंने इमेज डाला होगा, नहीं डाला है, ओके। सो समझ में आ रहा है ना सभी को। जो हमारा एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट होगा वही एनोड बन जाएगा और एसिड का जो ऑक्सीजन होगा वो बार बार आकर के एल्यूमिनियम के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा और एक थिक लेयर बन जाएगा ऑक्साइड का। इस थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड के वजह से एल्यूमिनियम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अब क्या है, ऑक्साइड का जो नेचुरली जो ऑक्साइड फॉर्म होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो ब्लैक कलर का होता है, पर हम क्या करते हैं, हम उसको डाई इंट्रोड्यूस करा करके डिफरेंट कलर में डाई भी कर सकते हैं। यू कैन डाई इट इनटू पिंक, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर में। यहाँ पे एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के रॉड है जिनके बहुत सारे कलर्स है। तो सभी को एनोडाइजिंग मतलब समझ में आया। एनोडाइजिंग इसीलिए इसका नाम है क्योंकि जो हमारा एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट है वो खुद एनोड बन रहा है, इसीलिए इसे हम एनोडाइजिंग कहते हैं। एनोडाइजिंग मतलब एडिशन ऑफ लेयर आफ्टर लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
इतना सारा लेयर हम ऐड करेंगे ताकि वो थिक हो जाए। सभी को समझ में आया कि हम एनोडाइजिंग क्यों करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, ये वाला पार्ट हमने कवर किया है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। क्या होता है ना, मेटल जो है वो वाटर के ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट करेगा, और हमने देखा है मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है वो फर्दर क्या करेगा, वो फर्दर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है, और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आपको मेटल हाइड्रोक्साइड दे देंगे। तो ये टू स्टेप प्रोसेस था, पहले तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और उसके बाद मेटल ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट कर रहा है टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड भी हमने देखा था क्या होता है, वो ब्रैकेट में जो OH हम एक साथ लिखते हैं उसको हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। हाइड्रोक्साइड विल बी ब्रैकेट में OH जो साथ में रहता है, उस पूरे यूनिट के ऊपर जो है -1 का चार्ज रहता है, मीनिंग उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था पोटेशियम और सोडियम जो है वो एयर और वाटर से काफी विगरसली रिएक्ट करेंगे, और इसी विगरस रिएक्शन के वजह से क्या होगा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। जब हम सोडियम मेटल को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे वाटर में, इतना स्पीड में रिएक्शन होगा कि हमें डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और जो रिलीज होगा वो वाटर सॉरी हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगेगा। यही हाइड्रोजन गैस जो है वो उसमें फायर कैच हो जाता है। दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर अपॉन व्हेन इट इज इवॉल्व। तो ये रिएक्शन था सोडियम मेटल का और पोटेशियम मेटल का विथ वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस है जैसे कि बताया था मैंने पहले। ओके, और ये जो रिएक्शन होगा ना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जो कि हीट इवॉल्व करेंगे। These reactions are accompanied by evolution of heat। तो जिन रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनमें हीट अगर इवॉल्व होता है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसी का ऑपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा तब वो रिएक्शन हो पाएगा। वैसे रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज करेंगे। एक एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं वो है वॉशिंग पाउडर का वाटर के साथ। अगर हम वॉशिंग पाउडर जो है हमारा वो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, ये है फॉर्मूला वॉशिंग पाउडर का। वॉशिंग पाउडर को अगर हम अपने हाथ में लेंगे एंड वी विल डिप अवर हैंड इनटू अ बकेट ऑफ वाटर, तो क्या होगा, यू विल फील एक तरह का वार्मथ आपके हाथ में आपको मिलेगा। ये आपने देखा होगा कभी, अगर हम वॉशिंग पाउडर को हाथ में लेते हैं और अपने हाथ को पानी में डालते हैं तो हमारा हाथ गर्म होने लगता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के वजह से हो रहा है। वाटर और सोडियम कार्बोनेट जो है वो दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, मतलब उनके रिएक्शन के वजह से हीट रिलीज होता है। तो सभी को ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन विद वाटर एंड एयर, वो दोनों काफी विगरस रिएक्शन दिखाते हैं। यही एक रीजन है कि सोडियम को हम वाटर में डिप करके नहीं रखते हैं, क्योंकि वाटर के साथ तो वो रिएक्ट कर रहा है ना वायलेंटली। अभी मूविंग ऑन टू अदर मेटल्स अपार्ट फ्रॉम सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम जो होता है वो वाटर के साथ लेस वायलेंटली रिएक्ट करेगा। ये हमने देखा था, अगर हम कैल्शियम को वाटर में डालते हैं तो रिएक्शन क्विकली नहीं होगा। वी विल हैव टू शेक दैट रिएक्शन मिक्सचर, और उसको अपॉन शेकिंग हम देखेंगे कि वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। और क्या होगा ना, कैल्शियम का जो मेटल है उसके बॉटम में हम देखेंगे छोटे छोटे बबल्स आ गए हैं। ये बबल्स के वजह से क्या होगा, कैल्शियम का जो मेटल हमने पानी में डाला है वो फ्लोट करने लगेगा बिकॉज ऑफ द ब्यूएंसी प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोजन बबल्स। तो सभी को समझ में आया, कैल्शियम जो है अगर हम कैल्शियम मेटल को वाटर में डालेंगे इट विल स्टार्ट टू फ्लोट। और वो फ्लोट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स। हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स के फॉर्म में इवॉल्व होगा एंड इट विल स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल, और मेटल फ्लोट होने लगेगा। ये जो हाइड्रोजन एरो दिखाया ऊपर जाने वाला, इसका मतलब ये गैसियस फॉर्म में है और ये रिलीज हो रहा है।
तो कैल्शियम का जो रिएक्शन हमने देखा वाटर के साथ, ऐसा सेम रिएक्शन मैग्नीशियम का ही होता है। पर मैग्नीशियम के केस में हमें वाटर को हॉट करना पड़ता है, वाटर जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तभी मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड या फिर रूम टेम्परेचर वाटर पे एक्सपोज करेंगे हम मैग्नीशियम को तो कोई रिएक्शन नहीं हमें देखने मिलेगा। हाउएवर अगर वाटर हॉट होगा तो कैल्शियम के जैसे सिमिलर रिएक्शन हमें देखने मिलेगा। मूविंग ऑन, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये जो है ये हॉट या कोल्ड वाटर दोनों में से किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। हाउएवर अगर हम इन मेटल्स को स्टीम के साथ एक्सपोज करेंगे, स्टीम पे एक्सपोज करेंगे तो रिएक्शन हमें देखने मिलेगा। सो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये तीनों स्टीम से रिएक्ट होगा और मेटल ऑक्साइड देगा अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। मूविंग ऑन, मेटल लाइक लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, स्टीम के भी साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक का रिएक्शन का एग्जांपल है नीचे वाला, जो कि हमें आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। तो सभी को समझ में आया एयर और वाटर के साथ कैसे रिएक्ट होता है अलग अलग तरह का मेटल। अभी हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल का रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है, कोई कोई मेटल फटाक से रिएक्ट हो जाएंगे, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, दे रिएक्ट वायलेंटली एंड विगरसली विथ एयर एंड वाटर। हाउएवर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है उन्हें थोड़ा सा स्टिमुलस चाहिए होता है। आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक जो है उन्हें हाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा in order for the reaction to proceed। तो ये जो है ये रिएक्टिविटी, कोई कोई मेटल जल्दी रिएक्ट हो रहे हैं, कोई कोई नहीं हो पा रहे हैं, तो इन मेटल को हम एक सीरीज में अरेंज कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज के पहले एक और रिएक्शन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। अच्छा, मेटल का रिएक्शन विथ एसिड जो है ये एसिड एंड बेस में कवर हमने किया था। मेटल अपॉन एक्सपोजर टू एसिड हमें देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे Na आ जाएगा सोडियम। एसिड में एग्जांपल ले लेंगे हम HCl का, HCl प्लस सोडियम मेटल क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन साथ में आ जाएंगे और हमें NaCl सॉल्ट देंगे और बचेगा क्या, हाइड्रोजन बचेगा, तो वो हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो जाएगा। ये मेटल का रिएक्शन था विथ एसिड। नेक्स्ट इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है, तो एक्वा रीजिया जो है इट इज अ सॉल्यूशन, इसका नाम लैटिन से लिया गया है। एक्वा मतलब वाटर, रीजिया मतलब रॉयल, इसे हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। एक्वा रीजिया जो है इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। हम एक्वा रीजिया को पहले से ही प्रिपेयर करके नहीं रख सकते और उसको एक महीने बाद यूज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वी नीड टू प्रिपेयर इट फ्रेशली। तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये जो दोनों है इन दोनों का यूज होता है, इन दोनों को मिक्स किया जाता है इन द रेशो ऑफ 3:1। इसका मतलब 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम लेंगे और 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया जो है एक इतना कोरोसिव सॉल्यूशन है कि वो गोल्ड और प्लेटिनियम को भी डिसॉल्व कर सकता है। सो एक्वा रीजिया इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ठीक है, हाउएवर अगर हम गोल्ड और प्लेटिनियम को इन दोनों में इंडिविजुअली एक्सपोज करेंगे, लाइक इफ वी डिसॉल्व गोल्ड और इफ वी ट्राई टू डिसॉल्व गोल्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो गोल्ड डिसॉल्व नहीं होगा, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन इन दिस रेशो विल बी एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ये वही लिक्विड होता है, कभी कभी कोई कोई आते हैं एंड दे से दैट दे विल क्लीन अवर ज्वेलरी और उसको वो डिप करते हैं इसमें एक्वा रीजिया में, तो जो हमारा ज्वेलरी है वो एकदम इन एन इंस्टेंट वो क्लीन हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो एक्वा रीजिया है इट इज ईटिंग अप द गोल्ड एंड प्लेटिनियम। अगर हम वेट करेंगे उसके बाद ज्वेलरी का तो उसका वजन जो है वो कम आएगा एक्वा रीजिया में एक्सपोज करने के बाद। तो एक्वा रीजिया क्या होता है ये सभी को समझ में आ गया, ये किससे बना हुआ होता है। एक्वा रीजिया
is capable of dissolving platinum and gold. ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम एक्वारीजिया पे रुक जाते हैं। तो किसी को एक्वारीजिया तक, यहाँ तक जो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किया है, इसमें कुछ ऐड करना है या फिर कुछ डाउट है, कुछ रिपीट करना चाहिए मुझे? ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। और ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, थैंक यू एवरीवन।